तो क्या हाल है आप लोगों का। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 9th का इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम आज पढ़ेंगे पहला चैप्टर। और पहले चैप्टर का ये सीरीज़ आज हम शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए, इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है इसका नाम है द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर। तो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में एक गांव के बारे में जिसका नाम है पालमपुर। उसमें हम देखेंगे कि वहाँ पर लोग किस तरह से काम किया करते हैं या फिर किस तरह से वहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो ओवरव्यू पहला टॉपिक है हमारे चैप्टर का। ओवरव्यू यानी कि हम ऊपर ऊपर देखते हैं कि आखिर हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं और क्या जानकारी हमें मिलने वाली है। तो यहाँ शुरुआत है, द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज़ टू इंट्रोडक्शन सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ अ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। तो देखिए, इस चैप्टर को यानी कि इस चैप्टर की जो स्टोरी है इसको पढ़ाने का पर्पस ये है कि आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट समझाना जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और ऐसा हम करेंगे एक गांव की कहानी सुनाकर, जो कि रियलिटी में गांव नहीं है, वो मनगढ़ंत कहानी है एक गांव की जिसका नाम है पालमपुर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फार्मिंग फार्मिंग इज़ द फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर। पालमपुर जो गांव है उसकी जो मेन एक्टिविटी है वो है फार्मिंग, यानी वहाँ के ज़्यादातर लोग खेती किया करते हैं और उसी पर अपना जीवन यापन के लिए पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं। और उसके अलावा दूसरे एक्टिविटीज़ भी होते हैं गांव में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी यानी कि दूध उत्पादन, ट्रांसपोर्ट का काम और भी दूसरे काम होते हैं। लेकिन ये सभी जो काम होते हैं ये एक लिमिटेड स्केल पर होते हैं और जो ज़्यादातर वहाँ की जनसंख्या है वो डिपेंड करती है आपके फार्मिंग पर यानी कि खेती पर। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, बात ये होती है कि ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो आप खेती की बात कर ले, फार्मिंग की बात कर ले, या फिर जो दूसरे एक्टिविटीज़ जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, डेयरी हो गया या फिर ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सभी रिसोर्सेज चाहती हैं। जितने भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए कुछ तरह के रिसोर्सेज ज़रूरत होती है। जैसे नेचुरल रिसोर्स, अगर खेती करना है तो हमें ज़मीन चाहिए, एक तरह का नेचुरल रिसोर्स। या फिर अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है या फिर डेयरी करनी है या फिर कुछ और करनी है तो हमें मैन मेड आइटम्स चाहिए। जैसे ट्रांसपोर्ट के लिए हमें इंसानों द्वारा बनाए हुए कुछ प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। या फिर ह्यूमन एफर्ट, अगर खेत में कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उस किसी व्यक्ति का एफर्ट हमें चाहिए। और इन्वेस्टमेंट के लिए हमें पैसा चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें किसी भी तरह के प्रोडक्शन को करने के लिए, चाहे वो हम खेती की बात करें या फिर किसी भी तरह के प्रोडक्शन की बात करें। तो जैसे जैसे हम स्टोरी पढ़ेंगे आगे पालमपुर की, तो हम सीखेंगे कि वेरियस रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे और उन्हें किस तरह से कंबाइन करके डिज़ायर्ड गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है एक गांव में, यानी कि जिस गांव की हम बात कर रहे हैं पालमपुर में। तो देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं पालमपुर की कहानी की ओर और वहाँ देखते हैं कि आखिर वहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। पालमपुर इज अ वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन। तो देखिए, पालमपुर ऐसा शहर नहीं है कि वो दूर दराज का गाँव, पालमपुर ऐसा गांव नहीं है कि वो दूर दराज में है। पालमपुर बहुत ही अच्छी तरह से कनेक्टेड है अपने आसपास के गांवों से और छोटे मोटे शहरों से यानी टाउन से। रायगंज एक बहुत बड़ा गांव है जो कि 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से। और एक ऑल वेदर रोड, एक ऐसा रास्ता जो कि सालों भर चालू रहता है, इस गांव को रायगंज से जोड़ता है और आगे भी जोड़ता है नियरेस्ट स्मॉल टाउन शाहपुर से। यानी कि पालमपुर को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। पालमपुर से लोग आसानी से जा सकते हैं रायगंज और रायगंज से वो जा सकते हैं शाहपुर, जो कि पास का एक बड़ा सा शहर है, बड़ा नहीं छोटा सा शहर है। तो देखिए, इसके अलावा इन जगहों को जोड़ने के लिए बहुत तरह के ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हैं और रोड पर आपको देखने को मिलेंगे बहुत तरह के ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, जैसे कि आपको बुलॉक कार्ट देखने को मिल जाएगा। बुलॉक कार्ट आप जानते होंगे, बैलगाड़ी। टांगा देखने को मिल जाएगा, बग्गी देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको गुड़ भरे हुए यानी कि जैगरी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दूसरे कमोडिटीज़ लादे हुए व्हीकल्स भी आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा आप मोटर व्हीकल्स भी आप खोजेंगे तो आपको रास्तों पर मिल जाएंगे, जैसे मोटरसाइकिल्स, जीप्स, ट्रैक्टर, ट्रक्स, इस तरह के। तो ये इससे क्या पता चलता है? इतना पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि पालमपुर एक ऐसा गांव है जो कि बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है, वेल डेवलप्ड हम कह सकते हैं, जहां पर रास्ता अवेलेबल है जहां जाने का और वो अपने आसपास के गांवों से सही तरीके से जुड़ा हुआ है और गांव के लोग आसानी से अपने आसपास के शहरों में या फिर गांवों में जा सकते हैं और हमें तरह तरह के व्हीकल्स देखने को मिल जाते हैं वहां पर।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये जो विलेज है पालमपुर, इस विलेज में करीब 450 फैमिलीज रहते हैं और ये 450 फैमिलीज जो हैं वो दूसरे दूसरे कास्ट के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक ही ग्रुप के हैं या फिर एक ही कास्ट के हैं। और इसके बाद इसमें देखिए जो 450 फैमिली हैं उसमें से 80 फैमिलीज जो हैं वो अपर कास्ट के हैं, यानी जो आपके ऊंचे जातियों के लोग हैं वो हो गए 80 फैमिलीज। और ये उस गांव के यानी पालमपुर के मेजोरिटी लैंड को एक्वायर किए हुए, यानी ज़्यादातर जो ज़मीन है वो इन्हीं लोग के पास है। और इनके जो हाउसेज हैं वो इनके हाउसेज काफ़ी बड़े बड़े हाउसेज हैं और ये जनरली बिग ब्रिक्स यानी ईंटों से बने हुए घर हैं और सीमेंट प्लास्टरिंग की हुई है इनके घरों पर। यानी सीधा मतलब यह है कि इनके जो घर हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, इनके पास बड़े बड़े घर हैं और इनके पास गांव की ज़्यादातर ज़मीन इन्हीं के पास है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं तो जो एससीज हैं यानी कि जो दलित लोग हैं वो इस गांव के पॉपुलेशन का 1/3 हिस्सा है। यानी एक तरह से हम देखें तो करीब आपको 150 करीब 150 फैमिलीज जो हैं वो कौन है, दलित हैं। 150 फैमिलीज दलित हैं और ये गांव के एक कोने के हिस्से में रहते हैं और इनके जो हाउसेज हैं वो बहुत ही छोटे छोटे हाउसेज हैं और जो जनरली मिट्टी के बने हुए घर हैं, यानी जो मिट्टी के खपड़ा नुमा घर होते हैं उस तरह के घरों में ये लोग रहते हैं। और आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज है, तो इसको ऊपर करना होगा मुझे, एक सेकेंड। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। तो देखिए ज़्यादातर जो घर हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि पालमपुर ऐसा गांव है जहां पर कुछ सुविधाएं नहीं है, वहां पर रोड भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है और इलेक्ट्रिसिटी पावर्स का यूज़ किया जाता है ट्यूबवेल्स में और फील्ड्स में या और बहुत तरह के स्मॉल बिजनेस के लिए भी। तो देखिए पालमपुर जो है वहाँ पर 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक हाई स्कूल है और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि रन किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। और इसके अलावा एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पर कमज़ोर लोगों या फिर बीमार लोगों का इलाज कराया जाता है। तो इतना सब पढ़ने से सिंपली हमें ये पता चलता है कि पालमपुर जिस गांव की हम बात कर रहे हैं या फिर जिस गांव की स्टोरी यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं वो एक डेवलप्ड गांव है। और डेवलप्ड गांव में किस तरह से कोई भी टास्क परफॉर्म किया जाता है या फिर किस तरह से किसी भी तरह का प्रोडक्शन होता है, इस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के माध्यम से। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि उस गांव की इकोनॉमी हम पढ़ने वाले हैं। और इकोनॉमी तो इसका सीधा मतलब है कि इकोनॉमी के बेसिक कंसेप्ट को हमें समझना है इस चैप्टर के माध्यम से। और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ द डिस्क्रिप्शन एबव शोज दैट द पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल एंड हेल्थ सेंटर। तो सभी सुविधाएं इस गांव में मौजूद है और आपसे कहा जा रहा है कि आप इन फैसिलिटीज़ को अपने आसपास के गांव से कंपेयर करें या फिर अगर आप कोई गांव में रहते हैं या फिर आपका कोई होम विलेज है तो उससे आप कंपेयर करें कि क्या वहां पर इस तरह की सुविधाएं अवेलेबल हैं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है और कौन कौन सी सुविधाएं अवेलेबल नहीं हैं। इन चीज़ को आप कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा आपको एक तरह का टास्क दिया जा रहा है। इसके बाद द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द village across India. Farming is the main production activity. The other production activities referred to as non-farm activity include small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. We shall take a look at both these types of activity after learning a few general things about production. तो देखिए स्टोरी जो पालमपुर की स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं जो कि एक इमेजनरी विलेज है, इसके स्टोरी पढ़ने से हमें डिफरेंट तरह के प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलेगा जो कि गाँवों में होती है। तो अगर आप इंडिया के वेरियस सभी तरह के गाँवों को देखें तो वहाँ पर आपको गाँवों में फार्मिंग मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी आपको मिलेगी। यानी कि प्रोडक्शन की जो एक्टिविटी होती है उसका मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी गाँवों की कौन सी है, तो वो है फार्मिंग यानी खेती। इसके अलावा दूसरे जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होते हैं जिन्हें कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कहा जाता है वो जनरली इंक्लूड करते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग को, ट्रांसपोर्ट को, शॉप कीपिंग को, इसी तरह के। तो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग गाँव में क्या होती है, जैसे कि कोई घड़ा बना रहा है, कोई बर्तन बना रहा है या फिर कोई आपके लकड़ियों के सामान बना रहा है जैसे कि आपके बेड हो गए, इस तरह की चीज़ों को कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो वो आपकी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग में आ सकते हैं। और इसके अलावा छोटे छोटे अगर कोई व्यक्ति दुकान चला रहा है, जैसे कोई किराना दुकान चला रहा है गाँव में ही, तो वो शॉप कीपिंग हो गया या फिर कोई ट्रांसपोर्ट सुविधा प्रोवाइड करा रहा है, तो इस तरह के काम भी होते हैं।
और हमें इन दोनों तरह के एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखना है और उनके बारे में जानना है, पढ़ना है, यानी कि फार्मिंग को भी, फार्मिंग एक्टिविटी को भी और नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को भी। तो सबसे पहले हमें प्रोडक्शन के बारे में कुछ जनरल कंसेप्ट्स पर हमें पढ़ने होंगे, कुछ जनरल चीज़ें पढ़नी होंगी, उसके बाद हम इन दोनों तरह की चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ हमारा पहला टॉपिक आता है हमारे सामने, और टॉपिक का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और किस तरह से हम उसे ऑर्गेनाइज करेंगे और किस तरह से शुरुआत करेंगे। तो देखिए यहाँ पर शुरुआत में लिखा गया, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। तो देखिए प्रोडक्शन का सीधा साधा मतलब होता है, या फिर हम प्रोडक्शन इसीलिए करते हैं ताकि हमें वैसे गुड्स और सर्विसेज मिल सकें जो कि हम चाहते हैं। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। तो देखिए गुड्स का मतलब हो गया यहाँ पर कि जो आप मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड ग्रेन्स तो आपको खाना मिलता है। अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई बर्तन, मान लीजिए मिट्टी का बर्तन, तो आपको बर्तन देखने को मिलता है। या फिर अगर कोई आप बेड बना रहे हैं या फिर किसी और तरह की चीज़ है तो आपको गुड्स देखने को मिलती है। सर्विसेज का मतलब हुआ कि आप किसी के लिए काम कर रहे हैं या फिर किसी को सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी के घर में काम कर रहे हैं तो वो एक तरह का सर्विस हुआ। यहाँ पर मैं विलेज को एग्जांपल लेकर बात कर रहा हूँ। या फिर आप किसी के खेत में काम कर रहे हैं तो वो एक तरह का सर्विस आप प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि यहाँ के 4 रिक्वायरमेंट की बात की गई है, इनको हम देख लेते हैं। तो जो पहला रिक्वायरमेंट है वो है लैंड। किसी भी तरह के प्रोडक्शन के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हमें लैंड की ज़रूरत होती है। सर्विसेज में सभी सर्विसेज की हम नहीं बात कर रहे हैं, कुछ सर्विसेज की हमें लैंड की ज़रूरत होती है। और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज की, जैसे वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल। तो ये जनरली आपको ज़रूरी होती है गुड्स के लिए। जैसे कि अगर आप फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं यानी फार्मिंग कर रहे हैं तो उनमें उस चीज़ के लिए ये तो एकदम मस्ट है। लेकिन सर्विसेज में हो सकता है कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। अब आगे देखिए, तो जो दूसरा रिक्वायरमेंट है वो है लेबर। तो देखिए किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें लेबर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बिना लेबर के हम किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। लेबर का सीधा साधा मतलब हो गया कि लोग जो कि हमारे लिए काम करें या फिर उस स्पेसिफिक गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए काम करें। तो कुछ जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं वो हाईली एजुकेटेड वर्कर्स की ज़रूरत होती है उसमें फॉर नेसेसरी टास्क को करने के लिए। जैसे कि अगर आप कंप्यूटर प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए हाईली एजुकेटेड वर्कर्स की ज़रूरत होती है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर गाँव की बात कर रहे हैं, गाँव की इकोनॉमी की, तो वहाँ पर उन सभी चीज़ों को हम नहीं ला सकते हैं। तो देखिए दूसरे जो एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें सिर्फ ऐसे वर्कर्स की ज़रूरत होती है जो कि मैनुअल वर्क केवल कर सकें। जैसे कि अगर आप बात कर लें, घर बनाने की बात हुई तो घर बनाने के लिए कई तरह के वर्कर्स की हमें ज़रूरत होती है। एक मिस्त्री होता है जो कि घर को बनाता है, और दूसरे लेबर्स होते हैं जो कि ईंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं या फिर दूसरे काम करते हैं। तो वहाँ पर हमें हाईली स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पर हमें वैसे वर्कर्स की ज़रूरत होती है वो जो सिर्फ मैनुअल वर्क कर सकें। तो इसके बाद तो जितने भी वर्कर्स हैं उनका जो लेबर वो प्रोवाइड करा रहे हैं वो बहुत ही नेसेसरी है प्रोडक्शन के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड की हम बात कर लें। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे तीसरा रिक्वायरमेंट, यानी जो 4 रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हैं उसमें हम तीसरा रिक्वायरमेंट अब हम देखेंगे कि कौन सा है। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मतलब हुआ कि दैट इज़ द वेराइटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो देखिए किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के वेरियस स्टेजेस होते हैं। तो वेरियस स्टेजेस में जो चीज़ें हमें इनपुट लगानी होती हैं, जैसे कि अगर हम शुरुआत करें कोई बिजनेस तो हमें पैसा लगाना है, या फिर बाद में हमें कोई मटेरियल गुड्स चाहिए, किसी भी तरह की मशीनरी चाहिए, तो वो सभी चीज़ें क्या हो गई, फिजिकल कैपिटल हो गई। और इसके बाद तो देखिए क्या क्या चीज़ें आपकी आ सकती हैं फिजिकल कैपिटल के अंदर, वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो इसको मैं नीचे कर देता हूँ। ए, टूल्स, मशीन एंड बिल्डिंग्स।
तो पहली है हमारे सामने क्या है, टूल्स, मशीन एंड बिल्डिंग्स। तो देखिए टूल्स और मशीन जो है वो रेंज करते हैं, आपके सिंपल टूल भी हो सकते हैं वो, जैसे कि फार्मर्स का जो प्लाव होता है वो, या फिर सोफिस्टिकेटेड मशीन्स भी हो सकती हैं, जैसे कि जनरेटर हो गई, टर्बाइंस हो गई, कंप्यूटर्स हो गए, ये सभी मशीन्स भी आ सकते हैं। देखिए टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग जो भी हैं वो यूज़ हो सकते हैं प्रोडक्शन के लिए काफ़ी सालों तक। ऐसा नहीं है कि वो आज आपने यूज़ किया तो कल आपको उसे रिप्लेस करना होगा, नहीं, आप उसे यूज़ करेंगे तो कई सालों तक लगातार यूज़ करेंगे। इस वजह से इन्हें हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। क्या कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल। तो ये वर्ड्स याद कर सकते हैं आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो यहीं से आपको आंसर करना होगा कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है। तो फिक्स्ड कैपिटल का सीधा मतलब होता है टूल्स, मशीन या फिर बिल्डिंग्स जो कि हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। इसके बाद दूसरा है हमारा बी, रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। तो देखिए प्रोडक्शन जो है वो वेराइटी बहुत तरह के रॉ मटेरियल्स डिमांड करता है, जैसे कि यार्न जो कि यूज़ किया जाता है वेबर द्वारा, क्ले यूज़ किया जाता है पॉटर द्वारा, और कुछ मनी यूज़ किया जाता है, कुछ मनी यूज़ हो सकता है प्रोडक्शन के दौरान, ताकि हम पेमेंट्स कर सकें और दूसरे नेसेसरी आइटम्स हम खरीद सकें। तो देखिए रॉ मटेरियल्स और जो मनी है, मनी इन हैंड, इसे कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो देखिए काम करने के दौरान हमें जो चीज़ों की ज़रूरत होती है काम करने के लिए, जैसे कि रॉ मटेरियल, हमें रॉ मटेरियल के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, या फिर हम प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके बीच में जो हमें कुछ अगर नेसेसरी चीज़ें खरीदनी है या फिर चाहिए, उसके लिए जो हमें पैसा चाहिए वो भी वर्किंग कैपिटल में ही आता है। तो देखिए टूल, मशीन और बिल्डिंग्स, जो पहला की हमने देखा ए, उस वो तो एक बार आप खरीद लेते हैं तो आपको कई सालों तक चलता है, लेकिन जो आपका वर्किंग कैपिटल है वो एक प्रोडक्शन के लिए एक बार ही यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई रॉ मटेरियल खरीद लिया, तो उससे आपने एक बार प्रोडक्ट बना दिया, तो आप फिर से उस रॉ मटेरियल को यूज़ नहीं कर सकते हैं। या फिर आपने किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए अगर मनी इन्वेस्ट कर दिया, तो आप फिर से उस मनी को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो वो एक बार यूज़ होने वाली चीज़ें हैं ये, इसीलिए हम इन्हें वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है। फोर्थ रिक्वायरमेंट, तो फोर्थ रिक्वायरमेंट उस तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है। देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू यू विल नीड नॉलेज इंटरप्राइज टू एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट इधर टू यूज़ योर सेल्फ और टू सेल इन मार्केट। तो देखिए फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या बताया गया है। फोर्थ रिक्वायरमेंट है आपका नॉलेज और इंटरप्राइज, ताकि आप जितने भी आपके पास चीज़ें हैं, जैसे कि लैंड हो गया, लेबर हो गया, या फिर फिजिकल कैपिटल हो गया, इन सभी चीज़ों को एक साथ ला सकें और इससे एक प्रोडक्ट क्रिएट कर सके और उसे मार्केट में जाकर बेच सकें। तो देखिए दिस डेज इज कॉल्ड ह्यूमन, आगे बढ़ते हैं हम, ह्यूमन कैपिटल। देखिए ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जब हम इस बुक का करेंगे इकोनॉमिक्स का, तो उसमें हम फोर्थ जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसके बारे में हम पढ़ लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन। तो यहाँ आपके सामने एक इमेज रखा गया है, आपको कहा जा रहा है कि आप इस इमेज में से आइडेंटिफाई करें कि आपको इसमें से कौन सा लैंड है, कौन सा लेबर है और कौन सा फिक्स कैपिटल है। यानी कि आपको इस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटी यहाँ पर चल रही है, इसको करने के लिए जो वेरियस तरह के आपको रिक्वायरमेंट बताए गए हैं, जैसे कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये देखिए ये जो व्यक्ति खड़ा है ये क्या है, ये लेबर प्रोवाइड करा रहा है। ये जो मशीन यहाँ पर है वो क्या है, वो फिजिकल कैपिटल है। और यहाँ जिस जगह पर ये फैक्ट्री बैठाई गई है वो क्या है, वो एक तरह का लैंड है, वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट लैंड है, उसको क्या कहें। अब देखिए यहाँ पर पिक्चर 1.2 फैक्ट्री विथ सेवरल लेबरर्स एंड हेवी मशीन्स। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। किसी भी प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें लैंड को ऑर्गेनाइज करना होता है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल को ऑर्गेनाइज करना होता है। ये चारों क्या होते हैं, इन चारों को अभी तुरंत हमने देखा। और ये सभी जो चीज़ें हैं इन सभी को मिलाकर कहा जाता है क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
तो इसमें आप चारों लिखेंगे, चारों को डिफाइन करेंगे, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। इसके बाद एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए इस चैप्टर को जैसे जैसे पढ़ेंगे तो पहले जो 3 हमने बात की कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन तीनों को इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, और जो चौथा रिक्वायरमेंट है उसके लिए अलग से चैप्टर है हमारा दूसरा चैप्टर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे चैनल को चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं जहां तक हमने पीछे छोड़ा था, यानी पिछले वीडियो में हमने यहां तक पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उससे पहले देख लें, इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले। तो अब हम शुरुआत करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? फार्मिंग इन पालमपुर। हम पढ़ने वाले हैं पालमपुर में के बारे में और पालमपुर में खेती के बारे में, यानी फार्मिंग के बारे में। तो उसमें जो पहला हमारा टॉपिक है वो है लैंड इज फिक्स्ड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि खेती के लिए जो जमीन यूज की जाती है वो फिक्स्ड है, उसे हम बढ़ा नहीं सकते हैं और भी ज़्यादा। तो अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसके लिए हमें दूसरे तरीके अपनाने होंगे, लैंड को हम ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। तो पालमपुर में जो प्रोडक्शन एक्टिविटी उसका जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो क्या है? फार्मिंग है, यानी खेती। तो 75% आबादी पालमपुर की डिपेंडेंट है किस पर? खेती के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए, यानी अपने पेट भरने के लिए, अपने रोज़मर्रा की चीज़ों को खरीदने के लिए जो पैसे उसे चाहिए, उन पैसों को कमाने के लिए 75% आबादी खेती पर डिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल अगर 100 लोग हैं पालमपुर गांव में तो 75 लोग क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं और उसी से अपना रोज़ का पेट भर रहे हैं या फिर रोज़ की जीवनी चला रहे हैं। और ये कोई भी हो सकते हैं, ये फार्मर्स भी हो सकते हैं और फार्म लेबरर्स भी हो सकते हैं। फार्मर्स यानी कि जिनके पास खुद की ज़मीन है और उसी ज़मीन पर खेती कर रहे हैं, या फिर किसी और की ज़मीन को रेंट पर लेकर खेती कर रहे हैं। और फार्म लेबरर्स यानी कि दूसरे की ज़मीन पर दूसरे का अगर किसी के पास खेत है तो उस खेत में कटाई का काम करते हैं या फिर बुआई का काम करते हैं, इस तरह का लेबर वर्क करते हैं और उससे उन्हें रोज़ की डेली वेजेस मिलते हैं, डेली वेजेस पर वो काम करते हैं। तो देखिए इन लोगों का जो वेल बीइंग है, यानी ये लोग खुशहाल रहेंगे या ये लोग की स्थिति खराब रहेगी, ये लोग खराब स्थिति में रहेंगे, कैसी स्थिति में रहेंगे, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आखिर जो फार्म है उसका प्रोडक्शन कैसा है। यानी प्रोडक्शन अच्छा होगा तो इन्हें वेजेस अच्छे मिलेंगे, प्रोडक्शन खराब होगा तो वेजेस खराब मिलेंगे। अगर खेती खराब हो गई तो इन्हें वेजेस मिलने के चांस ही नहीं, क्योंकि इन्हें काम ही नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखनी चाहिए कि प्रोडक्शन, जो फार्म का प्रोडक्शन है यानी कि खेती का प्रोडक्शन, उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे लिमिटेशंस है, बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो ज़मीन है वो किसी भी जगह पर वो लिमिटेड है। यानी अगर हम बात करें पालमपुर की तो पालमपुर में 1960 के बाद कोई भी किसी भी तरह का एक्सपेंशन नहीं हुआ है। जो खेती के लिए जो ज़मीन है वो किसी तरीके से बढ़ी नहीं है। वो कैसे, वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए आगे मैं कर देता हूँ। तो देखिए कल्टीवेशन के लिए कोई भी ज़मीन नहीं बढ़ी है, क्योंकि 1960 के लगभग में जो भी वेस्ट लैंड के रूप में थी, यानी जो ज़मीन यूज़ नहीं हुआ करती थी गांव में, उन ज़मीन को भी कन्वर्ट कर दिया गया है कल्टीवेबल लैंड में और उसे आज यूज़ किया जा रहा है खेती के लिए। और अब पूरे गाँव में कहीं भी कोई भी स्कोप नहीं बचता है जहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को बढ़ा सके खेती में यूज़ करने के लिए। तो अब बात आती है कि ये लोग अपना प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ बताया गया है कि जो यूनिट है ज़मीन नापने का, वो स्टैंडर्ड यूनिट है हेक्टेयर है। और हेक्टेयर का सीधा मतलब होता है कि 100 मीटर्स इंटू 100 मीटर्स, 100 मीटर इंटू 100 मीटर 1 हेक्टेयर होता है, यानी कि 10,000 स्क्वायर मीटर हो गया। इसके अलावा आप अपने गांव में या फिर अपने आसपास देखेंगे तो लोग बीघा में अब ज़मीन को नापते हैं या फिर डेसिमल में नापते हैं, तरह तरह की मेजर्स यूज़ करते हैं ज़मीन को नापने के लिए। लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है? वो है आपका हेक्टेयर। तो अब यहाँ दूसरा पॉइंट आता है। तो हम ये तो जान गए कि जो लैंड है खेती के लिए वो लिमिटेड है, वो चाहे हम पालमपुर की बात करें या कहीं और की बात करें। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या ऐसा कोई तरीका है जिसमें कोई भी व्यक्ति उसी ज़मीन से पहले के मुकाबले ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता है? तो देखिए in the kind of crops grown and facilities available, Palampur would resemble a village of western part of the state of उत्तर प्रदेश। तो जिस तरह की हम यहाँ पर कंडीशन की बात कर रहे हैं और जिस तरह की फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, उसको आप अगर ध्यान देंगे तो वो आपको देखने को लगेगा कि यूपी का वेस्टर्न पार्ट का कोई गांव है। तो देखिए कोई भी लैंड जो है, कोई भी ज़मीन खाली नहीं छोड़ी गई है। रेनी सीज़न में, खरीफ सीज़न में फार्मर्स ज्वार और बाजरा उगाते हैं। ये जो प्लांट्स हैं
इनको यूज़ कर लिया जाता है इनके प्लांट्स को कैटल को खिलाने के लिए, यानी जो जानवर अपने घर लोग पाल कर रखते हैं उनको फीड करने के लिए यूज़ कर लिया जाता है। और इसके बाद लोग कल्टीवेशन करते हैं पोटैटो का अक्टूबर और दिसंबर के बीच में। और इसी के साथ जो विंटर सीजन होता है यानी जो रवि फसल होती है, रवि सीजन आता है, उस समय में कुछ वीट उगाए जाते हैं। तो वीट प्रोडक्शन, जो वीट प्रोड्यूस होता है, तो जो वीट प्रोड्यूस होता है उसमें से जो फार्मर्स होते हैं वो खुद के लिए यानी जो फैमिली कंजम्पशन होता है उसके लिए कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते हैं, और जो उनके पास सरप्लस अमाउंट होता है वीट का उसे मार्केट में बेच देते हैं। कहाँ पे? रायगंज में। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं किस गांव की? पालमपुर की। तो रायगंज में जाकर बेच देते हैं। तो देखिए ज़मीन का एक हिस्सा यूज़ किया जाता है शुगर केन के लिए भी, क्योंकि वो शुगर केन के लिए, क्योंकि नहीं, शुगर केन के लिए भी जो कि एक साल में उगाया जाता है, यानी हर साल उसे बार बार उगाना पड़ता है। तो शुगर रॉ फॉर्म में या फिर जैगरी के रूप में, मैं इसे नीचे कर देता हूँ, जैगरी के रूप में बेच दिया जाता है। कहाँ? ट्रेडर्स को शाहपुर में। शाहपुर जो हमने पढ़ा था ऊपर में कि वो पास में एक छोटा सा शहर है, शाहपुर में जाकर बेच दिया जाता है। द मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन ए ईयर पालमपुर इज ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। नीचे कर देता हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर। द मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन ए ईयर इन पालमपुर इज ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। तो देखिए गांव में, यानी कि जिस गांव की हम बात कर रहे हैं पालमपुर में, लोग एक साल में 3 क्रॉप्स कैसे उगा ले रहे हैं? तो उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर इरिगेशन का सिस्टम जो है, इरिगेशन की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड की जा रही है और काफ़ी अच्छी सिस्टम है वहाँ पर इरिगेशन की, तो उनके लिए उतनी परेशानी नहीं है एक साल में 3 क्रॉप्स को उगाने में। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, यानी पालमपुर गाँव में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो काफ़ी पहले आ गई थी, और इसका मेजर इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो इरिगेशन का सिस्टम था वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया। तो देखिए पहले जो लोग थे वो यूज़ करते थे पर्शियन व्हील्स, और फार्मर्स द्वारा ये पहले के जो फार्मर्स हुआ करते थे वो पर्शियन व्हील्स को यूज़ करते थे वेल से पानी निकालने के लिए और छोटे से रीजन में इरिगेशन करने के लिए। तो लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स हैं, यानी जो ट्यूबवेल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी से थ्रू मोटर्स के थ्रू वाटर निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं। और जो ट्यूबवेल्स का यूज़ करके, यानी इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज़ करके जो सिंचाई होती है यानी इरिगेशन होता है, वो ज़्यादा एरिया को कवर कर सकता है और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली को कवर कर सकता है। जो शुरुआत में ट्यूबवेल्स लगाए गए थे वो सरकार द्वारा गए थे पालमपुर में, और उसके तुरंत बाद ही जो फार्मर्स थे उन्होंने अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगाने शुरू कर दिए। और इसके रिज़ल्ट के अनुसार 1970 आधे तक तो जो टोटल एरिया था 200 हेक्टेयर का पालमपुर में, वो इरिगेट हो चुका था। तो यहाँ देखिए आपको एक छोटी सी जानकारी दी गई है कि नॉट ऑल द विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल ऑफ इरिगेशन। ये बात सही है, चाहे आप बात कर ले दूसरे रीजन्स की, तो वहाँ पर आपको इस तरह का इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। तो अगर आप रिवर लाइन प्लेन्स की बात करें या फिर कोस्टल रीजन्स की बात करें जहाँ पर जो लैंड है वो वेल इरिगेटेड है, उसके अलावा बहुत सारे रीजन्स हैं जैसे प्लेटू रीजन्स हो गए, डेक्कन प्लेटू रीजन्स हो गए, वहाँ पर बहुत लो लेवल इरिगेशन है। तो टोटल कल्टिवेटेड एरिया हमारे देश में जो है उसमें से करीब 40% या फिर उससे कम जो है वो इरिगेटेड लैंड के अंदर आता है, यानी सही तरीके से लैंड इतने कम ज़मीन को ही इतने सही तरीके से इरिगेशन इतने कम ज़मीन को ही मिल पाता है। और जो ज़्यादातर एरियाज़ हैं वो डिपेंड करते हैं रेनफॉल के ऊपर कि अगर बारिश अच्छा होगा तो उनकी खेती अच्छी होगी, अगर बारिश अच्छा नहीं होगा तो उनकी खेती नहीं अच्छी होगी। To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping। तो यहाँ पर आप ये नोट कर लें कि मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है। तो देखिए मल्टीपल क्रॉपिंग एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम एक से ज़्यादा फसल को उगाते हैं एक साल के अंदर बारी बारी से। इसी को कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। तो देखिए ये जो है ये सबसे अच्छा तरीका और सबसे एफिशिएंट तरीका है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने का एक सीमित लैंड के ऊपर।
तो ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स, मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज अ थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स। तो जितने भी किसान हैं, ज़्यादातर किसान 2 क्रॉप्स को उगाते हैं एक साल में, लेकिन उसमें से ज़्यादातर लोगों ने अब पोटैटो को एज अ थर्ड क्रॉप उगाना शुरू कर दिया है पिछले 15 से 20 सालों में, क्योंकि जो उनके बीच जो अंतराल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ आपको इमेज दिया गया है वीट का, बाजरा का, शुगर केन का, पोटैटो का, ये डिफरेंट क्रॉप्स के बारे में बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो ये चीज़ आपको टेबल दी गई है, इसको आप फुलफ़िल कर सकते हैं खुद से, क्योंकि मैं क्या इसमें बताऊँ आपको। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। यू हैव सीन डैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज़ बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। तो एक तरीका आपने देखा कि जो प्रोडक्शन इंक्रीज करने का तरीका था वो क्या था, मल्टीपल क्रॉपिंग। द अदर वे इज़ टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स फॉर हायर यील्ड्स। तो देखिए जो दूसरा तरीका है प्रोडक्शन इंक्रीज करने का वो है कि हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड या फिर मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक को यूज़ करें प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का। यील्ड इज मेजर्ड एट एज अ क्रॉप प्रोड्यूस ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। यील्ड का सीधा मतलब हो गया कि जो क्रॉप हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक सीमित लैंड पर एक सीज़न में। तो अगर हम मिड 1960s की बात करें, 1965 या फिर 1966 तक, तो जो सीड यूज़ किए जाते थे कल्टीवेशन के लिए, तो मैं इसके ऊपर कर देता हूँ, जो सीड यूज़ किए जाते थे कल्टीवेशन के लिए वो ट्रेडिशनल सीड हुआ करते थे और उनकी जो यील्ड हुआ करती थी वो काफ़ी लो हुआ करती थी। जो ट्रेडिशनल सीड्स हुआ करते थे वो बहुत ही कम क्वांटिटी में इरिगेशन मांगते थे, यानी उनको बहुत ही कम पानी देना होता था। तो इस वजह से जो फार्मर्स थे वो बहुत ही कम पानी के सप्लाई में आसानी से खेती कर लेते थे और फर्टिलाइजर्स के नाम पर वो काऊ डंग का यूज़ कर लिया करते थे या फिर दूसरे नेचुरल मैन्योर का यूज़ कर लिया करते थे। तो लेकिन ये जो चीज़ें थी ये बहुत ही आसानी से उनके पास अवेलेबल हुआ करती थी और उन्हें कुछ खरीदना नहीं होता था मार्केट से। लेकिन जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, यानी हम मॉडर्न टेक्निक की बात कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्निक की बात करें उसमें हमारा क्या आता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन आया लेट 1960s में, यानी 1965 के बाद में। तो उसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन ने इंडियन फार्मर के पास ले गया, मेरा मतलब है कि इंडियन फार्मर्स को ग्रीन रिवॉल्यूशन की मदद से हाई यील्ड वेराइटीज़ मिले सीड्स के, HIVs जिन्हें हम कहते हैं, हाई यील्ड वेराइटीज़ कहते हैं। इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ से आप आंसर कर सकते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटीज़। तो ट्रेडिशनल सीड से अगर हम कंपेयर करें HIVs को, तो जो HIV सीड्स हैं वो ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोवाइड कराते हैं उतने ही सीमित लैंड पर। यानी कि एक अगर हम फसल की बात करें, एक सिंगल प्लांट की बात करें, तो उसमें आपका ट्रेडिशनल सीड के मुकाबले आपका ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि एक सीमित लैंड के ऊपर पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन होने लगा। और ये पॉसिबल हो पाया सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की वजह से। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ में क्या, ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। तो HIV सीड्स जो हैं वो ऐसा नहीं था कि वो आप केवल उन्हें लगा दें और उतना ही अमाउंट में आपको सब चीज़ मिल जाता है, नहीं। उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वाटर प्रोवाइड कराना होगा, आपको केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करना होगा, और अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। और आपको पेस्टिसाइड्स भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करने होंगे ताकि आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सके। तो जो हायर यील्ड्स हैं ये केवल पॉसिबल तभी हैं जब हम HIV सीड्स को यूज़ करें, इरिगेशन प्रोवाइड करें, केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करें, पेस्टिसाइड्स को प्रोवाइड करें। तो इन सभी चीज़ों के कम्बिनेशन से ही हमें ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के नाम पर हम सिर्फ HIV सीड को यूज़ करना शुरू कर दें तो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, नहीं। इसके साथ साथ प्लस में हमें वाटर प्रोवाइड कराना होगा, प्लस में हमें फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कराना होगा और प्लस में हमें पेस्टिसाइड प्रोवाइड कराना होगा। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम प्रोवाइड कराएंगे तभी हमें ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो देखिए ये जब आए थे आपके HIV सीड लेटर 1960s में, तो उस समय में जो पंजाब के किसान थे, हरियाणा के किसान थे और वेस्टर्न यूपी के किसान थे, ये इन्हीं को शुरुआत में ये चीज़ प्रोवाइड किया गया था और यही वो लोग थे जिन्होंने इस चीज़ को पहले अपनाया था, यानी जो HIV सीड्स को अपनाया था।
तो इन रीजन्स में जो फार्मर्स थे उन्होंने ट्यूबवेल्स को अपनाया, ट्यूबवेल्स उन्होंने लगाए इरिगेशन प्रोवाइड कराने के लिए, और HYV सीड को यूज़ किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया और पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया फार्मिंग के लिए। तो इसमें से कुछ जो थे उन्होंने फार्म मशीनरी भी खरीद ली, जैसे कि ट्रैक्टर्स खरीदे, थ्रेशर्स खरीदे, और जिसने प्लाविंग को आसान कर दिया और हार्वेस्टिंग को आसान कर दिया और फास्टर कर दिया, यानी जल्दी जल्दी अब चीज़ें होने लगी। तो इसका रीज़न ये हुआ कि ये सभी चीज़ें यूज़ करने की वजह से इन लोगों को हाई यील्ड मिलने लगा वीट का, और ज़्यादा इनके पास प्रोडक्शन प्राप्त होने लगा। तो अगर हम पालमपुर की बात करें, जो बनाई हुई कहानी हम सुन रहे हैं उसकी अगर हम बात करें, तो वीट का जो प्रोडक्शन था वो ट्रेडिशनल वैरायटी में हुआ करता था 1300 kg पर हेक्टेयर, यानी एक हेक्टेयर में 1300 kg प्रोडक्शन हुआ करता था। लेकिन जब HYV सीड का इंट्रोडक्शन हुआ, HYV सीड के इंट्रोडक्शन के बाद जो यील्ड था वो बढ़ गया और चला गया हमारा 3200 kg तक। यानी आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुआ, 3200 kg पर हेक्टेयर अब हमारा प्रोडक्शन हो गया। तो देखिए ये जो है ये बहुत ही लार्ज इंक्रीज़ था प्रोडक्शन में, वीट के प्रोडक्शन में। तो जो फार्मर्स थे उन्हें अब ज़्यादा अमाउंट ऑफ सरप्लस उनके पास होने लगा था, तो इस वजह से वो आसानी से मार्केट में इन चीज़ों को बेच सकते थे, यानी जो वीट वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे थे। तो यहाँ देखिए लेट्स डिस्कस, आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं, इन चीज़ों पर आप गौर करें और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला है कि मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या अंतर है। तो ऊपर जो चीज़ें मैंने बताई है उससे आप आसानी से इसको कर सकते हैं, और भी इन चीज़ों को आप कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, नीचे कुछ नहीं है, अब आगे ऊपर यहाँ भी कुछ नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चंस आपको कुछ दिए गए हैं, सजेस्टेड एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी आप इसको कर लें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, विल द लैंड सस्टेन। तो देखिए लैंड की सस्टेन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हम जब इतनी ज़्यादा अमाउंट में फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, या फिर इतना ज़्यादा हम प्रोडक्टिविटी ले रहे हैं लैंड से, तो क्या लैंड उतना क्या कहते हैं फर्टिलाइज रहेगा, उतना प्रोडक्टिव रहेगा जितना कि पहले हुआ करता था। तो यहाँ पर लिखा गया कि लैंड जो है वो एक तरह का नेचुरल रिसोर्स है, तो ये बहुत ही नेसेसरी है कि हम इसका बहुत ही केयरफुल और बहुत ही ध्यान से यूज़ करें। तो साइंटिफिक रिपोर्ट ये कहती है कि मॉडर्न फार्मिंग जो मेथड है उसने बहुत ही ज़्यादा ओवर यूज़ कर दिया है नेचुरल रिसोर्स बेस को, यानी कि जो लैंड है उसकी जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा कैपेसिटी पर हमने यूज़ किया है लैंड को। बहुत सारे एरियाज़ में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसका एसोसिएशन पाया गया है लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन का ज़्यादा यूज़ करने की वजह से, यानी HYV सीड का ज़्यादा यूज़ करने से, ज़्यादा पानी यूज़ करने से, फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने से और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने से जो सॉइल फर्टिलिटी है, यानी कि पैदावार करने की जो क्षमता है मिट्टी की, वो ख़त्म हो चुकी है। और कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी ग्राउंड वाटर का लगातार यूज़ करने से, ट्यूबवेल का यूज़ करके इरिगेशन करने से, तो जो वाटर टेबल है यानी वाटर लेवल है ज़मीन के नीचे, वो भी बहुत ही नीचे चला गया है। और इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज है लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर मैनी ईयर्स। तो ये जो चीज़ें होती हैं इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, जैसे कि आपकी सॉइल की फर्टिलिटी हो गई या फिर जो वाटर लेवल हो गया आपके ज़मीन के नीचे जो है, वो बहुत ही साल लगते हैं इसको बनने में या फिर एक स्तर पर पहुंचने में। तो आप अगर इतनी जल्दी से डिस्ट्रॉय कर देंगे तो ये बहुत ही आसानी से रिस्टोर नहीं हो पाएंगी और हम हमेशा के लिए लूज़ कर देंगे सॉइल की फर्टिलिटी और हमारे ग्राउंड वाटर को। तो इसलिए हमें हमेशा इन्वायरमेंट का केयर करना चाहिए और इस तरह से चीज़ों को यूज़ करना चाहिए कि फ्यूचर भी हमारा बचा रहे और हमारा डेवलपमेंट भी होता रहे। इसके बाद देखिए आगे चीज़ें हैं। तो देखिए इस चीज़ को पढ़ने से पहले, यानी कि इस टॉपिक को, यानी 4 पॉइंट जो टॉपिक है, इसको कंटिन्यू करने से पहले हम यहाँ जो कुछ चीज़ें लिखी गई हैं उसको हम पहले पढ़ लेते हैं। तो किन चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं, हम इस टेक्स्ट बॉक्स जो दिया गया है इसको हम पढ़ने वाले हैं, इसमें जो भी बातें लिखी गई है, क्योंकि ये कुछ हमारे काम की चीज़ है, काम की चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। इसको हमने पिछले वीडियो में नहीं पढ़ा था। एक सेकेंड मैं ऊपर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ से शुरुआत किया गया इस टेक्स्ट बुक का
तो यहाँ पर लिखा गया केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स विच डिसॉल्व इन वाटर एंड इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स। तो देखिए केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हम यूज़ करते हैं खेती के लिए, वो मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं जो कि आसानी से वाटर में घुल जाते हैं और तुरंत ही प्लांट्स को अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए मिनरल्स ये मौजूद रहें आपके सॉइल में। ये कुछ देर रहते हैं और उसके बाद ये फिर चले जाते हैं। तो ये जाते कहाँ हैं? तो ये नीचे सेटल हो जाते हैं, ज़मीन के नीचे जो ग्राउंड वाटर है वहाँ तक पहुँच सकते हैं और उसको पॉल्यूट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये रिवर्स में जा सकते हैं या फिर लेक्स में जा सकते हैं आसपास के, और उसको भी काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूट कर सकते हैं। तो बात यह है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो आपके मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया या फिर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी मार देते हैं। और इसका बुरा प्रभाव ये पड़ता है कि कुछ दिनों के बाद अगर हम लगातार फर्टिलाइज़र यूज़ करें, उसके कुछ दिनों के बाद जो सॉइल है वो पहले से काफ़ी कम फर्टाइल हो जाएगा, यानी उसकी फर्टिलिटी चली जाएगी। तो देखिए यहाँ पर एक दूसरी बात दी गई है क्या, तो देखिए केमिकल फर्टिलाइज़र जो है वो पंजाब में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है पूरे भारत में। और इस वजह से यानी कि लगातार केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ करने की वजह से जो सॉइल का हेल्थ है, यानी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, वो धीरे धीरे डिग्रेड हो गई है और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई है मिट्टी। और पंजाब के जो किसान हैं उन्हें अब मजबूरन में ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स यूज़ करना पड़ता है और दूसरे उर्वरा के चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है, ताकि वो जितना प्रोडक्शन लेवल उन्हें मिलना चाहिए वो उतना मिल सके। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हाई अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र यूज़ करने से जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। और अब हम आगे मेन पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, यानी जो हमारा 4 पॉइंट टॉपिक है, हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। यानी पालमपुर के किसानों के बीच ज़मीन किस तरह से बची हुई है, इस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। You must have realized how इम्पॉर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग। तो पहला जो हमने पार्ट पढ़ा था 1 to 3 पॉइंट, इसमें हमने देखा कि देखिए लैंड जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है खेती के लिए। लैंड को हम किसी भी तरीके से इंक्रीज़ नहीं कर सकते, और अगर हम उसे डिक्रीज़ करते हैं तो हमारे प्रोडक्टिविटी पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टिवेशन। ये बात सही है कि देखिए जितने भी लोग खेती में काम कर रहे हैं उन लोगों के पास, सभी के पास सफिशिएंट लैंड नहीं है कल्टीवेशन करने के लिए, खेती करने के लिए। तो अगर हम पालमपुर की ही बात करें तो पालमपुर में हमने देखा था कि 450 फैमिलीज़ हैं। तो इन 450 फैमिलीज़ में से जो वन थर्ड फैमिली है वो लैंडलेस फैमिली है, यानी करीब 150 फैमिलीज जो हैं वो लैंडलेस है, उनके पास कोई ज़मीन नहीं है, वो दूसरों की ज़मीन पर खेती पर काम करते हैं। और इनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं वो दलित हैं, दलित कास्ट से या फिर दलित कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इनके पास किसी भी तरह की ज़मीन नहीं है कल्टीवेशन करने के लिए। और इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। और जो बाकी बचे फैमिलीज हैं, ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड, 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज। तो यानी देखिए यहाँ पर 450 फैमिलीज हो गई, तो वो क्या हो गई, उनमें से 150 आपको लैंडलेस फैमिली हो गई, यानी दलित के फैमिली हो गए। और इसके बाद 250 फैमिली क्या होगा, उनके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ लैंड है, यानी 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है खेती करने के लिए। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर इतने कम ज़मीन पर खेती करता है तो उसको एडिक्वेट इनकम नहीं हो सकती है उस फार्मर के फैमिली को, यानी उस फार्मर के फैमिली को सही अमाउंट में पैसे नहीं मिल सकते, सही अमाउंट में वो इनकम नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि 1960 में गोविंद एक फार्मर था जिसके पास 2.25 हेक्टेयर की ज़मीन थी, यानी 2.25 हेक्टेयर की ज़मीन थी। और इसमें से ज़्यादातर जो था वो अनइरिगेटेड लैंड था। तो लेकिन उसके 3 बेटे थे, उसने 3 बेटों के साथ मिलकर उसने ज़मीन की खेती की। और उन्होंने ऐसा नहीं था कि बहुत आराम से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर की, लेकिन
जो फैमिली थी उसने खुद के लिए खाना बचाने के बजाय खाने के लिए जो फूड ग्रेन्स उसे रखने हैं, उन्हें रखने के अलावा कुछ उसने मनी इनकम कर लिए, जो उसने एक बफेलो अपने पास रखा हुआ था। लेकिन कुछ सालों के बाद जो गोविंद है वो मर गया, और गोविंद के मरने के बाद जो उसके तीन बेटे थे, तीनों में इक्वल अमाउंट में जो ज़मीन है वो डिवाइड हो गई। तो अब तीनों के पास ज़मीन बची हुई है कितना, 0.75 हेक्टेयर। तो देखिए अब उनके पास पहले ही ज़मीन थी आपको 2.25 हेक्टेयर गोविंद के पास, लेकिन अब गोविंद के जो बेटे हैं उनके पास 0.75 हेक्टेयर ज़मीन ही बची हुई है साइज़ में। तो लेकिन बात यह भी है कि अगर इरिगेशन को इम्प्रूव भी कर दिया जाए, इरिगेशन को इम्प्रूव करने के बावजूद और फार्मिंग मेथड को भी बेटर करने के बावजूद जो गोविंद के बेटे होंगे वो अपना जीवन यापन करने में सफल नहीं होंगे। तो उन्हें कुछ दूसरे कामों को भी करना होगा, कुछ दूसरे काम भी देखने होंगे, ताकि वो अपने रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए पैसे जुटा सके, अपने लाइफ को सही तरीके से चला सके। तो यहाँ पर देखिए आपको ये सिंपली बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए लैंड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है खेती के लिए, और लैंड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो अगर हम जनरेशन्स की बात करें तो एक जनरेशन के पास मान लीजिए 5 हेक्टेयर ज़मीन होती है, फिर अगला जनरेशन में अगर 5 उसके बेटे हो गए तो इस तरह से 5 पार्ट में डिवाइड होगी, उसमें उसके अगर 1 के 3 बेटे हो गए तो उस तरह से डिवाइड होगी। तो इस तरह से डिवीज़न चलता रहता है, और इसी तरीके से आगे चलकर जो फार्मर होते हैं उनके पास कम ज़मीन होती है। तो अगर आपका गांव से रिश्ता नाता होगा तो आप इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ होंगे कि इस तरह से ये चीज़ें चलती हैं। You can see the large number of small plots scattered around the village in the picture. These are cultivated by small farmers. On the other hand, more than half of the area of the village is covered by the plots that are quite in large. तो देखिए आपने इमेज जो देखा, ऊपर इमेज आपको मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से वो दिमाग में रहे। तो ये देखिए यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं कि देखिए बहुत सारे जो प्लॉट है वो बहुत ही बड़े बड़े प्लॉट है, और वहीं दूसरी तरफ जो प्लॉट है वो काफ़ी छोटे छोटे प्लॉट हैं। यहाँ देखिए ये छोटा सा इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे प्लॉट हैं, और यहाँ देख सकते हैं ये कितना बड़ा प्लॉट है। इस तरह से आधी ज़मीन तो आपकी देख सकते हैं बड़े से बड़े प्लॉट है, और यहाँ भी एक बड़ा प्लॉट है। तो इस तरह से पूरे गांव की आधी से ज़्यादा ज़मीन जो है वो बड़े बड़े प्लॉट में बनी हुई है, और इसके अलावा जो छोटे छोटे प्लॉट्स हैं वो उनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी चीज़ को हम आगे देखते हैं। देखिए जो छोटे छोटे प्लॉट्स हैं उस पर खेती करते हैं आपके स्मॉल फार्मर्स, और जो बड़े बड़े प्लॉट हैं वो आपके जो 60 फैमिलीज़ हैं जो कि लार्ज फार्मर्स हैं या फिर मीडियम साइज़ के फार्मर्स हैं, और जो कि खेती करते हैं आपके 2 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अ फ्यू ऑफ लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडेड ओवर 10 हेक्टेयर और मोर। तो देखिए कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर या फिर उससे भी ज़्यादा खेती के लिए ज़मीन है। तो आप देख सकते हैं कि ज़मीन जो है वो काफ़ी क्या कहते हैं अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है लोगों के बीच में। कुछ किसानों के पास 0.75, 0.5 या फिर 0.2 इस तरह से ज़मीन है हेक्टेयर में, और कुछ किसानों के पास 10 हेक्टेयर ज़मीन, 5 हेक्टेयर ज़मीन, 2 हेक्टेयर ज़मीन, इस तरह से ज़मीन भी है। तो ज़मीन जो है वो काफ़ी अनइक्वली डिवाइडेड है किसानों के बीच में, और उसका एक रीज़न हमने ऊपर भी देखा कि किस तरह से जनरेशन्स के बाद ज़मीन जो है वो काफ़ी कम हो जाता है किसान के पास। तो यहाँ देखिए आपको एक इमेज दिया गया है। इमेज में आप देख सकते हैं कि कुछ किसान अलग अलग टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं खेती के लिए जो चीज़ें की जाती हैं। तो यहाँ पर आपको उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। वर्क ऑन द फील्ड, वीट क्रॉप्स, प्लाइंग बाय ब्लॉक कार्ट, सोइंग, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड, कल्टीवेशन बाय ट्रेडिशनल मेथड, कल्टीवेशन बाय मॉडर्न मेथड एंड कटिंग ऑफ क्रॉप्स। तो देखिए ये आपको मॉडर्न मेथड से कल्टीवेशन हो रहा है, ये आपको ट्रेडिशनल मेथड से कल्टीवेशन हो रहा है, यहाँ पर आपको स्प्रेइंग हो रहा है पेस्टिसाइड का। तो इस तरह से डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मेन पॉइंट की ओर। तो यहाँ देखिए आपको लेट्स डिस्कस कहा गया है कि आप पिक्चर को देखें और इन सभी टास्क को आप खुद से देख लें, क्योंकि मैं क्या बताऊँ इस चीज़ों को। इसके बाद आगे आप बढ़ते हैं।
तो देखिए यहाँ पर आपको एक पाई चार्ट दिया गया है, आप इसे खुद से देख सकते हैं। पाई चार्ट बोल रहा हूँ, आपको एक ग्राफ दिया गया है, इसको आप खुद से देख लें। और इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपना टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 5 है हमारा हु विल प्रोवाइड द लेबर। टॉपिक है क्या, हु विल प्रोवाइड द लेबर, यानी लेबर कौन प्रोवाइड कराएगा। आफ्टर लैंड, लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। Farming requires a great deal of handwork. Small farmers, along with their families, cultivate their own fields. Thus, they provide the labor required for farming themselves. Medium and large farmers hire farm laborers to work on their fields. तो यहाँ पर सिंपली चीज़ बात की गई है कि देखिए आप लैंड लेबर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोडक्शन के लिए। और जो फार्मिंग अगर हम बात करें तो फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा संख्या में हार्डवर्क डिमांड करता है। तो स्मॉल फार्मर्स की अगर हम बात करें तो स्मॉल फार्मर्स अपने परिवार के साथ मिलकर अपने ही ज़मीन पर खेती कर लेता है या फिर खेती करता है। और वहीं जो आपके लार्ज मीडियम या फिर लार्ज फार्मर्स हैं वो फार्म लेबरर्स को हायर करते हैं ताकि वो उनके खेती पर काम कर सकें, यानी खेती की ज़मीन पर काम कर सकें। तो यहाँ पर फिर से एक टास्क दिया गया, इसको आप देख लें। फार्म लेबरर्स कम ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव राइट ओवर द, इसको आगे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए तो फार्म लेबरर्स होते कौन हैं। फार्म लेबरर्स जनरली वैसे परिवार से आते हैं जो कि जिनके पास खेती के लिए ज़मीन नहीं है, या फिर वैसे लोग जिनके पास खेती के लिए ज़मीन तो है लेकिन काफ़ी कम संख्या में है, यानी छोटी सी ज़मीन पर काम करते हैं, यानी 0.5 हेक्टेयर जिसके पास है या फिर 0.1 हेक्टेयर है। इस तरह से लोगों के पास जो ज़मीन है वो लोग फार्म लेबरर्स के रूप में काम करते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकें। तो यहाँ पर एक और चीज़ कंटिन्यू मैं कर लेता हूँ। अनलाइक फार्मर्स के मुकाबले जो फार्म लेबरर्स होते हैं डू नॉट हैव राइट ओवर द, आगे बढ़ते हैं, ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। तो देखिए हम जैसे अगर कंपेयर करें फार्मर्स और फार्म लेबरर्स को, तो फार्म लेबरर्स का जो क्रॉप्स उगते हैं खेती पर, ज़मीन पर, उस पर कोई अधिकार नहीं होता है। इसके मुकाबले उन्हें वेजेस मिलते हैं, यानी पैसे मिलते हैं फार्मर्स द्वारा जिन्होंने उन लोगों को हायर किया है वर्क करने के लिए। तो वेजेस हो सकते हैं कि वो कैश में भी हो या फिर किसी और तरीके से भी हो सकते हैं, जैसे कि क्रॉप हो सकते हैं या फिर किसी समय खाने के रूप में, यानी कि आपको अगर आप काम कर रहे हैं आपको 2 से 3 बार डेली खाना मिल जाएगा। इस तरह के भी वेजेस के रूप मिलते हैं। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर। तो देखिए वेजेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पैसे मिलेंगे या फिर आपको सिर्फ क्रॉप मिलेगा। वेजेस डिपेंड करते हैं रीजन पर कि किस रीजन में आप काम कर रहे हैं, किस क्रॉप के ऊपर काम कर रहे हैं और कौन सी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कि सोइंग कर रहे हैं या फिर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं या फिर आप दूसरा काम कर रहे हैं, इरिगेशन का काम देख रहे हैं। इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो देखिए जो ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है। उसका रीज़न ये है कि अगर कोई टास्क है वो 2 दिनों का है तो उस पर तो आपको फार्म मालिक जो है वो आपको ज़्यादा दिनों के लिए हायर करेगा नहीं। और इसके बाद अ फार्म लेबरर might be employed on a daily basis or for over particular farm activity like harvesting or for a whole year। तो देखिए फार्म लेबरर जो है उसे डेली बेसिस पर भी रखा जा सकता है या फिर किसी एक सीज़न के लिए रखा जा सकता है, किसी पार्टिकुलर एक्टिविटी के दौरान रखा जा सकता है या फिर पूरे साल के लिए रखा जा सकता है। ये कोई निश्चित नहीं है कि उसे कितने दिनों का जॉब मिलेगा, कितने दिनों का काम मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, दाला इज़ अ लैंडलेस farm laborer who works on daily wages in Palampur. This means he must regularly look for work. The minimum wages for farm laborer set by government is Rs 60 per day, but Dala get only 35 to 40। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? यहाँ तो आप यहाँ जो आप इमेज देख रहे हैं ऊपर, इस इमेज को देखिए। इस इमेज में 2 फार्म लेबरर हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि देखो यार मुझे ऐसी परेशानी है, तुम्हें भी ऐसी परेशानी है क्या, इस तरह से। तो आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं, इसमें आपको इसको पढ़ लें और इसके पढ़ने के बाद नीचे कंटिन्यू करें, क्योंकि मैं इसको पढ़ूंगा तो टाइम काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर देयर इज़
there is heavy competition for work among the farm laborer in Palampur, so people agree to work for lower wages. Dala complains about his situation to Ramkali, who is another farm laborer. Both Dala and Ramkali are among the poorest people in the village. तो देखिए यहाँ पर एक और बात कही गई है कि फार्म लेबरर तो ठीक है, फार्म लेबरर काम करते हैं, उन्हें जॉब मिल जाता है, उन्हें पैसे मिलते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी है फार्म लेबरर्स के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में लैंडलेस वर्कर्स हैं जो कि काम करने के लिए तैयार होते हैं सस्ते दाम पर भी, सस्ते पैसे पर भी। यानी कि अगर 60 रुपये सरकार ने तय किए हैं तो वो 35 रुपये 40 रुपये पर डे काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये एक तरह की सिचुएशन है जिसमें दो फार्म लेबर यहाँ पर बात कर रहे हैं, दाला और रामकली, जो कि गांव के पुरुष परिवारों में से आते हैं। तो इनके क्या कहते हैं, कन्वर्सेशन को आपने ऊपर देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, मैं समझ रहा हूँ। इसके बाद नीचे देखते हैं यहाँ पर लेट्स डिस्कस, इसको आप खुद से देख लें क्या यहाँ पर बात की गई है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी में छठा पॉइंट, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, यानी फार्मिंग के लिए जो पैसों की ज़रूरत होती है। यू हैव ऑलरेडी सीन डैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। तो आपने देख लिया कि मॉडर्न जो फार्मिंग मेथड है उसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पैसे की ज़रूरत होती है। सो दैट द फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर। पहला देन बिफोर, यानी कि आपने देखा कि जो फार्मर है वो पहले के मुकाबले उसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसे ज़्यादा पेस्टिसाइड लगाना है, फर्टिलाइज़र लगाना है, इरिगेशन का व्यवस्था करना है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो इसके लिए जो मोस्ट स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो मनी क्या कहते हैं, उधार लेते हैं ताकि वो कैपिटल को अरेंज कर सके। तो वो जो पैसे लेते हैं वो गांव के लार्ज फार्मर से पैसे लेते हैं, या फिर गांव के जो साहूकार हम कह सकते हैं, मनी लेंडर्स, उनसे पैसे लेते हैं, या फिर ट्रेडर से पैसे लेते हैं जो कि सप्लाई करते हैं वेरियस चीज़ें कल्टीवेशन के लिए। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इनके लिए वो इस तरह के लोन्स के लिए वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, और इस वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी होती है लोन को वापस चुकाने में। या ये एक पॉइंट थी। इसके बाद एक एग्जाम्पल दिया गया है सविता का। सविता एक स्मॉल फार्मर है, उसने प्लान किया कि वो इस साल वीट उगाएगी 1 हेक्टेयर लैंड पर। तो सीड के अलावा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड उसे खरीदने हैं, तो इसके लिए कैश की उसे ज़रूरत होती है, और ताकि वो पानी की भी व्यवस्था कर सके और उस अपने फार्म इंस्ट्रूमेंट्स को मरम्मत करा सके। उसने एस्टिमेट किया कि उसे वर्किंग कैपिटल के रूप में करीब मिनिमम 3,000 रुपये लगेंगे। तो उसके पास उतने मनी है नहीं, तो वो डिसाइड करती है कि वो पैसे उधार लेगी तेजपाल सिंह से, जो कि गांव का एक लार्ज फार्मर है। मैं आगे बढ़ता हूं। तो जो तेजपाल सिंह है वो राजी हो जाता है कि सविता को वो लोन देगा इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% फॉर मंथ, यानी 4 महीनों में वो 24% का इंटरेस्ट रेट लेगा। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट का देखें तो गवर्नमेंट जो लोन देती है वो आपको 4% पर ईयर का लोन देती है। तो देख सकते हैं कि आपको कितना ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पर आपको कृषि के लिए लोन मिलता है। आप अगर साहूकार से लें या फिर किसी और मनी लेंडर से लें, तो यहाँ 4% में बात कर रहा हूँ कृषि की, यानी खेती के लिए जो लोन मिलता है, विच इज़ अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट है। सविता ऑल्सो हैज़ टू promise to work for on his farm as a farm laborer during the harvest season at Rs 35 per day. As you can tell, this wage is quite low. Savita knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her field and then work as a farm laborer for तेजपाल सिंह। तो सविता को ये पता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी। एक तो खुद के ज़मीन पर उसे काम करना होगा, उसके बाद तेजपाल सिंह के ज़मीन पर भी आकर काम करना होगा 35 रुपीज़ पर डे के वेज पर। तो जो हार्वेस्ट टाइम है वो बहुत ही बिजी टाइम होता है। एज अ माँ के रूप में उसे 3 बच्चों को भी संभालना है और उसके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो भी देखनी है। तो इसके बावजूद जो सविता है वो एग्री हो जाती है इन टफ कंडीशन में भी, क्योंकि वो जानती है कि लोन मिलना स्मॉल फार्मर के लिए बहुत ही मुश्किल का काम है, इतनी आसानी से उसे लोन मिल नहीं सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंड। यहाँ पर बात की है इन कॉन्ट्रेस्ट टू स्मॉल फार्मर्स द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग।
They are thus able to arrange for the capital needed. How do these farmers have their own savings? You shall find answer in next section. तो देखिए, ये तो बात की हमने स्मॉल फार्मर्स के बारे में, लेकिन जो आपके अमीर फार्मर्स होते हैं यानी कि जो बड़े फार्मर्स होते हैं या फिर मीडियम फार्मर्स होते हैं, उनके पास खुद की सेविंग होती है जो कि वो अगले सीजन में या फिर अगले क्रॉप के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो आप अगले पार्ट में देखेंगे कि आखिर ये जो फार्मर्स है ये किस तरह से अपना सेविंग जनरेट कर लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम आगे। तो यहाँ देखिए, द स्टोरी सो फार एक तरह की आपको फिल इन द ब्लैंक्स टास्क दिया गया है। आप इसको पढ़ें और इसमें आप जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं इनको खुद से भरने की कोशिश करें। तो अगर आपने ऊपर के चीज़ों को सही तरीके से पढ़ा होगा तो आप बहुत ही आसानी से इन फिल इन द ब्लैंक्स को भरने के लिए आपको वर्ड्स मिल जाएंगे और आप आसानी से इसको भर लेंगे। तो इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। ये टॉपिक नंबर 7 है फार्मिंग एक्टिविटीज़ का। तो यहाँ पर लिखा गया है, लेट अस सपोज दैट द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस्ड व्हीट ऑन देयर लैंड यूजिंग द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। द व्हीट इज हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज कंप्लीट। व्हाट डू द फार्मर्स डू विद द व्हीट? तो देखिए, यहाँ सीधा सीधा बात कहा गया कि जितनी भी फार्मिंग एक्टिविटी है वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। जितने भी फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के लिए उन सभी को यूज़ कर लिया गया है, व्हीट को हार्वेस्ट कर लिया गया है और प्रोडक्शन एक्टिविटी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। तो अब फार्मर्स व्हीट के साथ क्या करेंगे? तो यहाँ पर सिंपली बात कहा गया कि दे रिटेन अ पार्ट ऑफ व्हीट फॉर द फैमिली कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस व्हीट। तो देखिए, जो किसान होते हैं वो जितना भी व्हीट उगाते हैं या फिर कोई भी फसल उगाते हैं उसका एक हिस्सा वो अपने पास रख लेते हैं जो कि वो उनके फैमिली के कंजम्पशन के लिए होती है। यानी कि साल भर वो उसी से अपना भोजन यापन कर सकते हैं, जिन चीज़ों को उसको वो रख लेते हैं। और उसके बाद जो उनके पास सरप्लस व्हीट होती है या फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट होता है उसे मार्केट में जाकर बेच सकते हैं। तो अगर हम स्मॉल फार्मर्स की बात करें, जैसे कि हमने सविता और गोविंद की बात की जिनके पास 2.25 एकड़ हेक्टेयर लैंड था गोविंद के पास, उस तरह के अगर फार्मर्स की अगर हम बात करें तो उनके पास बहुत ही स्मॉल अमाउंट में सरप्लस मौजूद होता है। और क्योंकि उनके पास जो टोटल प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो बहुत ही स्मॉल है और उसमें से बहुत बड़ा शेयर जो है उनके फैमिली के नीड के लिए ज़रूरी होता है, ताकि वो अपने परिवार को भोजन करा सके साल भर के लिए। साल भर मतलब जितने दिनों तक चले। सो इट इज़ अ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई व्हीट टू द मार्केट। तो देखिए, जो मार्केट में आपको फूड देखने को मिलता है, फूड का मतलब कि व्हीट या फिर आपको दूसरे फसल हो गए, वो जनरली आते हैं आपके मीडियम या फिर लार्ज फार्मर्स से। क्योंकि देखिए, ये जो बड़े किसान होते हैं इनके फैमिली मेंबर्स उतने ही हैं जितने छोटे किसान के पास हैं, यानी 2, 4, 5, 6 इस तरह से। इनके पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सरप्लस होता है और यही वे लोग होते हैं जो कि मार्केट में जाकर व्हीट या फिर किसी दूसरे फसल को बेचते हैं। 1.1 पिक्चर हमने ऊपर देखा था, तो मैं आपको फिर से अभी थोड़ा देर में दिखा दूंगा। यू कैन सी दैट बुलॉक कार्ट स्ट्रीमिंग इनटू द मार्केट इच कैरिंग लोड्स ऑफ व्हीट। तो देखिए, जो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि बुलॉक कार्ट जो है वो एक लाइन में चल रहे हैं और उसमें हर एक बुलॉक कार्ट पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में व्हीट लोड की गई है। जो ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में वो उन व्हीट को खरीदते हैं और इस व्हीट को खरीदने के बाद वो फिर आगे जाकर शॉपकीपर्स को बेच देते हैं टाउन्स में और सिटीज़ में। और इस तरह से फिर आपके पास यानी कि जो कंज्यूमर है उसके पास कोई भी फूड प्रोडक्ट पहुंच नहीं पाता है। तो बेसिकली यही जो पैटर्न है ये चलता है और आपको भोजन मिलने पाता है। आगे देख लेते हैं। तेजपाल सिंह, आप पिछले वीडियो आपने देखे होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा तेजपाल सिंह के बारे में। वो कौन था? वो एक लार्ज फार्मर था। उसके पास टोटल सरप्लस कितना है? तो उसके पास टोटल 350 क्विंटल का सरप्लस है व्हीट का, और जितनी उसके पास लैंड है उसमें से। तो वो अपने सारे सरप्लस व्हीट को जाकर रायगंज मार्केट में बेच देता है और उससे काफ़ी ज़्यादा संख्या में अच्छी अर्निंग हो जाती है। तो अब बात यह है कि तेजपाल सिंह जो है वो इस अर्निंग के साथ करता क्या है। तो पिछले साल जो तेजपाल सिंह है उसने ज़्यादातर मनी को अपने बैंक अकाउंट में रख दिया था। उसके बाद उसने इस पैसे को यूज़ किया
ताकि वो वैसे किसानों को उधार दे सके, लोन दे सके जिनको इन पैसों की ज़रूरत है। जैसे कि सविता को उसने लोन दिया था और आपने कंडीशन देखा था कि किस कंडीशन में उसने लोन दिया था या फिर किस कंडीशन में सविता को पैसे मिले थे। तो देखिए ही ऑल्सो यूज द सेविंग टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन। तो देखिए जो उसने पैसे पिछले सीजन में सेव किए थे उस पैसे का ही उसने यूज़ किया इस साल खेती के लिए जो चीज़ें अरेंज करनी थी, जैसे पेस्टिसाइड खरीदने थे, फर्टिलाइजर्स खरीदने थे या फिर दूसरी जो चीज़ें अरेंज करनी थी उसको अरेंज करने के लिए यूज़ किया। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज हिज अर्निंग टू बाय अनदर ट्रैक्टर। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल। तो देखिए इस साल जो उसने पैसे बचाए हैं उससे जो तेजपाल सिंह है वो अपने पैसों से एक ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहा है। तो जो ट्रैक्टर है वो एक तरह का उसका फिक्स्ड कैपिटल हो जाएगा। पहले वीडियो में हमने शुरुआत में पढ़ा था कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है। तो देखिए फिक्स्ड कैपिटल उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके बाद लाइक तेजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। तो देखिए ऐसा नहीं कि ये सिर्फ तेजपाल सिंह की कहानी है। तेजपाल सिंह जैसे जितने भी आपके मीडियम फार्मर्स यहाँ हैं या फिर लार्ज फार्मर्स हैं वो सरप्लस अमाउंट अपने प्रोडक्ट के सरप्लस अमाउंट को बेच देते हैं। उनका अर्निंग का जो एक पार्ट होता है, अर्निंग का एक हिस्सा होता है, उसे सेव कर लिया जाता है और वो उस पैसे को रखते हैं ताकि वो नेक्स्ट सीजन के लिए कैपिटल खरीद सके या फिर रिक्वायर्ड चीज़ों को अरेंज कर सके। तो इस तरह से वे अपने कैपिटल से ही फार्मिंग के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो अपने पैसों से ही अरेंज करना उनके लिए पॉसिबल होता है, अपने सेविंग से ही अरेंज ऑन कैपिटल फॉर फार्मिंग from their own savings. Some farmer might also use the saving to buy cattle, trucks or to set up shops. तो देखिए बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जो कि इन सेविंग्स को यूज़ करते हैं कैटल खरीदने के लिए या फिर ट्रक्स खरीदने के लिए या फिर शॉप्स को सेटअप करने के लिए। तो ये कैसे किसान की यहाँ पर बात हो रही है? जो मीडियम लेवल के किसान होते हैं या फिर लार्ज फार्मर्स होते हैं उन लोगों की बात हो रही है। एज वी शैल सी दिस कंस्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्म एक्टिविटी। तो देखिए इस तरह का जो कैपिटल है, इस तरह का जो पैसा है वो नॉन फार्म एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। क्योंकि देखिए अगर आप कैटल की बात करें, ट्रक्स की बात करें या फिर शॉप्स की बात करें तो ये किस चीज़ में इंक्लूड होते हैं? ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती है। अब शॉप थोड़ी ना खेती होता है या फिर ट्रक चलाना थोड़ी ना खेती होता है। ट्रक चलाना ट्रांसपोर्ट हो गया, शॉप हो गया, आपको शॉपकीपिंग हो गया, तो वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ को। टॉपिक है हमारा नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर, यानी पालमपुर में होने वाले नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। वी हैव लर्न अबाउट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। तो हमने देखा है पालमपुर में जो फार्मिंग है वो एक तरह की मेन एक्टिविटी है। वी शैल नाउ टेक अ लुक एट सम ऑफ द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। तो देखिए अब हमें ध्यान देना चाहिए कि जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है पालमपुर में होने वाले उनकी ओर। तो करीब 25% जो आबादी है पालमपुर की, यानी कि पूरे गांव के 25% लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में लगे हुए हैं पालमपुर के, और यानी कि एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे कामों में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे, जिसमें कि पहला हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटी। डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी इन मेन फैमिलीज ऑफ पालमपुर। People feed their buffaloes on various kind of grass and the ज्वार and बाजरा that grows during the rainy season। तो देखिए डेयरी जो है वो खेती के बाद दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है या फिर हम कह सकते हैं फेमस एक्टिविटी है। तो जो लोग होते हैं, जो परिवार होते हैं, वो अपने बफेलोज को तरह तरह के घास खिलाते हैं या फिर ज्वार और बाजरा खिलाते हैं जो कि वो रेनी सीजन में उगाते हैं। और इसके बाद जो मिल्क उन्हें प्राप्त होता है, यानी दूध जो निकलता है, वो दूध जाकर वो रायगंज में बेच देते हैं जो कि पास का एक बड़ा गांव है। टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर एट रायगंज फ्रॉम वेयर मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज। तो देखिए 2 ट्रेडर्स उन्होंने शाहपुर में कलेक्शन सेंटर स्थापित किया है जो कि चिलिंग सेंटर के रूप में भी, यानी दूध को ठंडा रखने के लिए भी यूज़ होता है। रायगंज में सेटअप किया गया है, जहां से रायगंज से फिर दूध को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है दूसरे गांवों में या फिर टाउन्स में या फिर बड़े शहरों में। तो इस तरह से डेयरी जो है, डेयरी पूरा प्रोसेस चलता है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शनल एक्सरसाइज दिया गया है, आप चाहें तो एक्सरसाइज कर सकते हैं इसमें। मैं इसको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा चला जाएगा।
अब आगे बढ़ते हैं। डेयरी को हमने देख लिया। दूसरा अब हमारा एक्टिविटी है एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। अब हम एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं जो कि एक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का एग्जाम्पल है। एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। तो फिलहाल की बात करें तो करीब 50 लोग ऐसे हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है पालमपुर में। Unlike the manufacturing that takes place in big factories in towns and cities, manufacturing in Palampur involves very simple production methods. तो मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करते हैं बड़े शहरों में या फिर फैक्ट्रियों में, तो वहाँ आपको बड़े बड़े मशीन्स देखने को मिलते हैं, कुछ लोग काम कर रहे होते हैं और बड़ी बड़ी प्रोडक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम पालमपुर जैसे गांवों की बात करें या फिर छोटे शहरों की बात करें या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करें, तो वहाँ पे जो प्रोडक्शन मेथड यूज़ किए जाते हैं वो काफ़ी सिंपल होते हैं और काफ़ी आपको ह्यूमन एफर्ट इन्वॉल्व करते हैं। और ये सभी चीज़ें जो हैं ये काफ़ी स्मॉल स्केल पर की जाती हैं। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन अ फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। तो देखिए इस तरह के जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं ये जनरली आपको किए जाते हैं घर पर, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, या फिर फील्ड्स में किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर, यानी एक परिवार के लोग बैठे या फिर 2 परिवार के लोग बैठे और उन्होंने साथ मिलकर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरू कर दिया। और अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तब जाकर किसी तरह का लेबरर वो हायर करते हैं। तो यहाँ देखिए आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल नहीं कह सकते, यहाँ पर आपको कुछ जानकारी दी गई है। Misri Lal has purchased a mechanical sugarcane crushing machine run on electricity and has is set up on his field. Sugarcane crushing was earlier done with the help of bullocks, but people prefer to do it by machine these days. Misri Lal also buys sugarcane from other farmers and processes it into jaggery. The jaggery is then sold to the traders at Sahpur. In this process, Misri Lal makes a small profit. तो इसे आप किस कैटेगरी में रखेंगे? तो इसे हम मैन्युफैक्चरिंग के कैटेगरी में ही रखेंगे। उसका रीज़न क्या है? तो देखिए मिस्री लाल जो है उसने एक तरह का फैक्ट्री सेटअप किया है जहाँ पर वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके एक मशीन उसने सेटअप किया है जिससे वो शुगर केन को क्रश करता है और उससे हम क्या कह सकते हैं, जैगरी क्रिएट करता है या फिर जो गुड़ होता है वो क्रिएट करता है। तो इस तरह से एक तरह का वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लगा हुआ है। इसके बाद आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेट्स डिस्कस, तो इसको आप खुद से कर ले। इसके बाद जैसे what capital did Misri Lal need to set up his jaggery manufacturing unit? Who provide the labor in this case? Can you guess why Misri Lal is unable to increase his profit? इन चीज़ों को आप अगर सही तरीके से ऊपर की चीज़ों को आपने पढ़ा होगा तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को आंसर कर लेंगे। इसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, यानी पालमपुर के जो शॉपकीपर्स हैं उनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नॉट मैनी इन पालमपुर। तो देखिए पालमपुर में वैसे लोग जो कि ट्रेड करते हैं या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड करते हैं वैसे लोग की संख्या बहुत ही कम है। The traders of Palampur are shopkeepers who buys various goods from the wholesale market in the cities and sell them in the village. तो देखिए जो ट्रेडर्स है पालमपुर में वो जनरली शॉपकीपर्स हैं जो कि वेरियस गुड्स होलसेल मार्केट से खरीदते हैं शहरों से और लाकर इसे इन्हें विलेजेस में बेच देते हैं। यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर इन द विलेज सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम लाइक राइस, स्वीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्कुट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरी एसेट्रा। तो तरह तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी एक ही छोटी सी दुकान में। अ फ्यू ऑफ द फैमिलीज होज हाउसेज आर क्लोज टू द बस स्टैंड हैव यूज्ड अ पार्ट ऑफ स्पेस टू ओपन स्मॉल शॉप्स दे सेल टेबल्स। तो देखिए बहुत सारे परिवार जिनके जो घर हैं वो बस स्टैंड के आसपास हैं या करीब हैं, उन्होंने छोटे छोटे शॉप्स खोल दिए हैं ताकि वो कुछ खाने की चीज़ें बेच सके या फिर कुछ ज़रूरत की चीज़ें बेच सके उन लोगों को जो कि बस का यूज़ करते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल आपको फिर से दिया गया है। करीम जो है उसने एक तरह का कंप्यूटर क्लास सेंटर खोला है गांव में। पिछले कुछ सालों में बहुत लार्ज नंबर में स्टूडेंट जो हैं उन्होंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया है शाहपुर टाउन में, यानी जो शाहपुर शहर था। करीम को लगा कि बहुत सारे स्टूडेंट उसके गांव के लोग भी हैं कंप्यूटर क्लास अटेंड कर रहे हैं गाँव में, लगा नहीं, उसे पता चला। तो देयर वर 2 women in the village who had degree in computer application. He decided to employ them. He bought computers and set up classes in front of room of their house overlooking the market.
हाई स्कूल स्टूडेंट हैव स्टार्टेड अटेंडिंग देम इन गुड नंबर्स। तो देखिए उसने एक तरह का हम क्या कह सकते हैं सेटअप किया एजुकेशन सेंटर, जहाँ पर उसने 2 लड़कियों को एम्प्लॉयमेंट दिया है जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन में उनके पास डिग्री है, और वो एक तरह का कोचिंग सेंटर चला रहा है या फिर एजुकेशन सेंटर चला रहा है। तो ये एक तरह का हम कह सकते हैं एक तरह का ट्रेड हम कह सकते हैं, या फिर आपको सर्विस प्रोवाइड कराना हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आप खुद से देख लें। इन व्हाट वेज इज करीम कैपिटल एंड लेबर डिफरेंट फ्रॉम मिश्री लाल। तो आपको यहाँ पर मिश्री लाल और करीम को कंपेयर करने को कहा जा रहा है। व्हाई डिडंट समवन स्टार्ट अ कंप्यूटर सेंटर अर्लियर, डिस्कस द पॉसिबल रीजन। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि पहले किसी ने आखिर क्यों नहीं शुरुआत किया कंप्यूटर सेंटर गाँव में, उसका क्या रीज़न हो सकता है, इसको आप यहाँ पर बताएं। तो देखिए आप पॉइंट 4 है, यानी 4th टॉपिक ट्रांसपोर्ट। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में 4th टॉपिक ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। देर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। तो रायगंज से पालमपुर जो कनेक्टिंग रोड है उसमें वेराइटी ऑफ व्हीकल्स चलते हैं, जैसे रिक्शा वाला, टांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलॉक कार्ट एंड बग्गी आर पीपल इन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। तो इस तरह के लोग जो कि रिक्शा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, टांगा वाला जो होते हैं, या फिर जीप जो चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, ट्रक ड्राइवर्स, या फिर ट्रेडिशनल ब्लॉक कार्ट जो चलाते हैं, या फिर बग्गी चलाते हैं, इस तरह के लोग ट्रांसपोर्ट सर्विस में काम कर रहे हैं। या ये लोग किसी भी प्रोडक्ट को गांव से शहर तक पहुंचाने के लिए, या फिर किसी लोगों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट। देखिए वो पालमपुर से रायगंज या फिर दूसरे जगहों पर लोगों को लेकर जाते हैं या फिर सामानों को लेकर जाते हैं, और उससे उन्हें पैसे की कमाई होती है। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। तो जो लोग ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व थे उनकी संख्या पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पर एक और आपको एग्जाम्पल दिया गया है। Kisora is a farm laborer like other such laborers. Kisora found it difficult to meet his family's need from the wages that he received. तो किशोरा एक फार्म लेबरर है और दूसरे लेबर्स के जैसे उसे भी लगा कि अब उसे पॉसिबल नहीं है कि अपने परिवारों का खर्चा चलाना, जो वेजेस उसे मिलते हैं फार्म लेबरर के रूप में। अ few years back किशोरा took a loan from the bank. This was under a government program which was giving cheap loans to poor landless households. Kishore bought a buffalo with this money. He now sells the buffalo's milk. तो उसने सरकार से द्वारा जो प्रोग्राम चलाया जा रहा था लैंडलेस फैमिलीज को लोन देने का, उस सिस्टम के अंडर में लोन लिया सरकार से, यानी कि बैंक से लोन लिया और उससे एक बफेलो खरीदा, यानी भैंस खरीदा, और उसका अब दूध बेचने का काम कर रहा है किशोरा। इसके बाद further he has attached a wooden cart to his buffalo and uses it to transport various items. Once a week he goes to river Ganga to bring back clay for potter, or sometimes he goes to Sapur with a load of jaggery and other commodities. तो देखिए वो जो उसका भैंस है बफेलो, उससे वो एक तरह का वुडन कार्ट चलाने के लिए यूज़ करता है, जिसको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए यूज़ करता है। हफ्ते में एक बार वो गंगा नदी जाता है ताकि वो क्ले मिट्टी ला सके अपने या फिर किसी के पॉटर बनाने के लिए। और वो शाहपुर भी जाता है, वो जैगरी यानी कि जो गुड़ हम कह सकते हैं बनता है उसको, या फिर दूसरे कमोडिटीज़ को पहुंचाने के लिए। एवरी मंथ ही गेट्स सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट। एज ए रिजल्ट किशोरा इज एबल टू अर्न मोर देन वाट ही यूज टू डू सम ईयर्स बैक। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल था कि अब वो पहले से ज़्यादा कमाने लगा है। तो यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है इससे रिलेटेड। व्हाट इज़ किशोरा फिक्स्ड कैपिटल? तो फिक्स्ड कैपिटल क्या है उसका? व्हाट डू यू थिंक वुड बी हिज वर्किंग कैपिटल? इन हाउ मैनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज इज किशोरा इन्वॉल्व? वुड यू से दैट किशोरा हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम बेटर रोड्स इन पालमपुर? तो इन सभी क्वेश्चंस को आप आसानी से आंसर कर सकते हैं अगर इस पूरे सेक्शन को आप अच्छी तरह से पढ़ें। तो अगर आप शॉर्ट में इस चीज़ को कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसका समरी एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप क्वेश्चंस भी आसानी से खुद से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा चैप्टर है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया।